उनका नाम रामकृष्ण, उम्र करीब 48 साल, फैमिली में पत्नी, एक 15 साल का बेटा और एक करीब 25 साल की बेटी। बेटी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेटा 15 साल वहीं सुलिया में ही पढ़ाई कर रहा था। शाम का वक्त था, 28 अप्रैल 2011। रामकृष्ण जी के 15 साल के बेटे का उसी दिन जन्मदिन था। शाम के वक्त उन्होंने कहा कि बर्थडे पार्टी शुरू हो, उससे पहले उनका रोजाना का एक रूटीन था वॉक करना। तो इवनिंग वॉक के लिए वो अपने बेटे के साथ निकले उसी केवीजी ग्रुप कैंपस के अंदर, और वो वॉक कर ही रहे थे। बेटा थोड़ा पीछे था, वो आगे थे। तभी अचानक दो लोग आते हैं जिनके चेहरे पर नकाब था और दोनों रामकृष्ण पर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद दोनों भाग जाते हैं। रामकृष्ण इस हमले से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। बेटा देखता है पापा को, वो चीखता है। आसपास में जो दूसरे लोग वॉक कर रहे थे वो आते हैं और फिर फटाफट उनको उठाकर उसी कैंपस में ही जो केवीजी मेडिकल कॉलेज था वहां ले जाया जाता है। वहां जाने के बाद डॉक्टरों से पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब केवीजी ग्रुप के एक तब इतने बड़े रैंक के अफसर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिनके अंडर में, और उनका कत्ल, वो भी सरेआम। फौरन पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। पूछताछ होती है उनकी पत्नी से, फैमिली से, जो केवीजी ग्रुप के लोग थे उनसे, उनके मालिकान से। लंबी पूछताछ का सिलसिला चलता है लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता और पुलिस हैरान थी कि मतलब इतना खुलेआम दो लोग आते हैं और एक इतने बड़े अफसर को मारकर चले जाते हैं। चूंकि चेहरे पे उन्होंने मास्क पहन रखा था, किसी ने देखा नहीं। बेटा चश्मदीद था लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। अब पुलिस की मुश्किल ये कि एक बड़े अफसर का कत्ल, प्रेशर भी पुलिस पर। अब पुलिस ने तफ्तीश अपनी किसी तरह से आगे बढ़ानी थी, बढ़ाती रही, लेकिन अंधेरे में एक तरह से हाथ पैर मार रही थी। कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कौन हो सकता है। फैमिली ने भी बताया किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हर एंगल से चेक किया, कोई अफेयर नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे। और रामकृष्ण के बारे में पता चला वो एक निहायत सीधे साधे सज्जन इंसान, पारिवारिक इंसान, अपने काम से काम रखने वाले इंसान। तो ऐसे इंसान का कोई कत्ल क्यों करेगा? पुलिस इन चीजों को लेकर परेशान थी। पुलिस ने फिर केवीजी ग्रुप के टॉप मालिकान से भी बातचीत की। अब ये जो केवीजी ग्रुप है, इनके जो ओनर हैं, असल में उनका नाम, उन्हीं के नाम पर ही ये केवीजी ग्रुप है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे हैं। कुरुंजी वेंकट रमन गौड़ा, केवीजी, ये उसके ओनर। और ये उस वक्त एक बीमारी से परेशान थे, उम्र भी हो चुकी थी, और उनके दो बेटे थे। और वही दोनों बेटे अब ज्यादातर केवीजी ग्रुप का काम देख रहे थे। उनमें से एक बड़ा बेटा था केवी चिदानंदा और दूसरा था केवी रेणुका प्रसाद, छोटा बेटा। यही दो वारिस थे। पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कई दिन बीत गए, इधर प्रेशर भी है। इसी दौरान अचानक करीब 5वें या 6ठे दिन इस कत्ल के, जब पुलिस के हाथ पैर खाली, मतलब हाथ अंधेरे में हाथ पैर मार रही है, तभी इसी सुलिया पुलिस स्टेशन में उस वक्त तमाम पुलिस वाले बैठे हुए थे। दो लोग अचानक टहलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से आप जिन रामकृष्णा के कातिल को ढूंढ रहे हैं, हम दोनों ने उनका कत्ल किया। अब जब कत्ल हुआ था तब दो ही लोग आए थे मास्क पहनकर। बेटा चश्मदीद था, उसने बताया भी था। तो ये भी दो। पुलिस एक तो हैरान, क्या 5-6 दिन हो गए, पूरी ताकत झोंक रखी, कई कई टीमें बन चुकी हैं, लेकिन कातिल का तो छोड़िए, सुराग तक नहीं मिल रहा कि कौन हो सकता है। और यहाँ दो लोग बड़े आराम से चलकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया। फौरन आला अफसरों को खबर दी गई। जितने एसपी, एडिशनल एसपी, सब भागे भागे थाने आए कि चलो एक केस सॉल्व हो गया। अब वो आने के बाद उन्होंने दोनों कातिलों से पूछताछ करनी शुरू की। दोनों ने अपना नाम वाम बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमने इसलिए मारा कि हमारा कुछ पैसे का लेन देन था। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने कैसे कैसे मारा, कहां पर थे, कब से पीछा किया, क्योंकि 6:45 का इंसिडेंट था। लेकिन जो बेटे ने कहानी सुनाई थी, क्योंकि इकलौता चश्मदीद विटनेस वही था, कि हमलावर कैसे आया और फिर कैसे मारा और किधर भागे। पुलिस उन दोनों को लेकर स्पॉट पर भी गई। तो उन दोनों की कहानी में और बेटे की कहानी में बड़ा फर्क था। पुलिस को लगा कि ये दोनों गुमराह कर रहे हैं। पुलिस वैसे ही चौंकी हुई थी, इतना हाई प्रोफाइल मर्डर केस, और उसमें पुलिस के पास कोई क्लू तक नहीं है। और ऐसे में पुलिस का काम आसान करने के लिए बड़े शराफत से दो कातिल चले आते हैं थाने में, कहते हैं जी पकड़ो, हमने कत्ल किया है। तो उनकी पूरी कहानी पर और उन पर पुलिस को, जो आला अफसर थे, उनको शक होता है। जब शक होता है तो फिर तसल्ली से
फिर पुलिसिया अंदाज में उनसे पूछताछ होती। आए तो थे वो किसी और काम से, उन्हें लगा था कि एक्सेप्ट करेंगे अपना जुर्म, पुलिस भी खुश होगी और उसके बाद वो जेल भेज दिए जाएंगे, फिर मुकदमा चलेगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन यह उल्टा पड़ गया। पुलिस को उनकी बातों से, उनके बयानों से शक हो गया और अब पुलिस उनकी खातिरदारी पर लग गई। अच्छी खासी खातिरदारी हुई, दोनों टूट गए। फिर उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, हमें असल में एक और शख्स है, उसने पैसे दिए थे 5 लाख रुपए, और उसने कहा कि तुम जाओ और ये रामकृष्णन के कत्ल का इल्जाम तुम दोनों अपने सर पर ले लो, बाकी जेल जब जाओगे वहां से हम तुम्हारा मुकदमा और देख लेंगे, तुमको बाहर ले आएंगे, क्योंकि सबूत कुछ है नहीं। तो साहब हम इसीलिए दोनों चले गए। अब पुलिस ने पूछा पैसे किसने दिए, तो उन्होंने उस पैसे देने वाले के नाम बताया। अब पुलिस उस तक पहुंची, उसको जब पकड़ा तो उसने कहा साहब हमें भी किसी ने पीछे से 17 लाख रुपए दिए थे और हमने इसमें से 5 लाख इन दोनों को दे दिए, मैंने भी कत्ल नहीं किया। अब ये चेन बन रहा है, इधर चेन तो बन रहा है और असली कातिल कोई समझ ही भी नहीं आ रहा। 2 लोग थाने में आते हैं, कहते हैं मैंने कत्ल किया, वो है नहीं, बता रहे हैं कि अब पैसा किसी और ने दिया। एक ने 17 लाख दिया, वो कह रहा है कि हमें नहीं पता। अब पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की। अब इन तीनों की कुंडली खंगालनी शुरू की, जो 2 आए थाने में और एक 17 लाख दिया। तलाशते तलाशते जिसने 17 लाख दिए थे उसके जरिए एक और शख्स तक पहुंचे, और उस शख्स के जरिए जो तार पहुंची वो सीधे पहुंच गए केवीजी ग्रुप में। केवीजी ग्रुप के जो छोटे बेटे, मतलब उस पूरे इंस्टीट्यूशन अरबों रुपए के एम्पायर का दूसरा वारिस, मामला वहां तक पहुंचा। अब डॉक्टर केवी रेणुका प्रसाद, यह केवीजी ग्रुप का छोटा बेटा, अब इतना ही बड़ी हस्ती, इतना बड़ा शख्स, और ये कड़ियां अभी पुलिस जोड़ रही है, सबूत के नाम पर कुछ है नहीं। अब जिस ग्रुप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थे रामकृष्ण, उनके कत्ल के इल्जाम में केवीजी ग्रुप के एक मतलब मालिक पर हाथ कैसे धरे पुलिस, क्योंकि सबूत है नहीं और गवाह वो हैं जो पहले पुलिस स्टेशन में गए कि हमने कत्ल किया, फिर पलट गए, फिर उन्होंने कहा तीसरे ने पैसे दिए, तीसरे ने कहा हमें नहीं मालूम। तो कोई भी ऐसा सुराग, सबूत पुख्ता जो इशारा करे कि हाँ रेणुका प्रसाद ही कातिल है, ऐसा कोई सबूत मिल नहीं रहा। अब बयान तो सब है, हाथ कैसे रखें इतने बड़े आदमी पर, और जरा सी चूक हो गई तो उन्हें भी पता अंजाम क्या होगा। आमतौर पर ऐसे बड़े लोगों पर हाथ रखने से पहले पुलिस हर कोने को खंगाल डालती है ताकि कोई गुंजाइश न बचे उनके ऊपर उंगली उठने की। अब पुलिस ने तफ्तीश की पहले चुपचाप, क्या कर रेणुका प्रसाद की क्या दुश्मनी हो सकती है रामकृष्ण से। हर एंगल से देखा कि कहीं कोई लेडी कनेक्शन, कोई और चीज, पता चला ऐसा तो कुछ है नहीं, वो आदमी सीधा साधा पारिवारिक आदमी, तो फिर क्यों। लेकिन इसी तफ्तीश के दौरान पूछताछ करते करते पुलिस को पता चला कि जो रेणुका प्रसाद की बीवी है उनका एक फार्म हाउस है, और उस फार्म हाउस में एक मीटिंग हुई थी इस कत्ल से पहले, यानी कि ये कत्ल हुआ था 28 अप्रैल 2011, और उसमें जो कातिल थे और बाकी साजिश रचने वाले लोग थे वो सब वहां इकट्ठे हुए थे। कॉल डिटेल और बाकी चीजों से पुलिस ने उनकी मौजूदगी को पुख्ता कर लिया। तो अब सबसे बड़ी चीज ये कि केवी प्रसाद की वाइफ के फार्म हाउस में कोई अननोन या बाहर का शख्स आकर किसी कत्ल की प्लानिंग नहीं कर सकता। ये एक पुख्ता सबूत और गवाह मिल गया पुलिस को। अब जब मिला तो फिर पुलिस ने और बारीकी से तफ्तीश की, तो फिर एक कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि केवीजी ग्रुप के जो ओनर थे मिस्टर कुरंजी वेंकटरमन गौड़, केवीजी इन्हीं के नाम पर, इनके बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, मतलब अरबों का एम्पायर है। अब उनको एक बीमारी हो गई, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे नहीं। 2 बेटे थे, अब इस पूरे एम्पायर पर किसका कब्जा हो, कौन उत्तराधिकारी हो, उसको लेकर दोनों बेटों में झगड़ा चल रहा था। तो बंटवारे की काफी कोशिश की केवीजी ने, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी। अब वो ये भी नहीं चाहते थे कि इस ग्रुप को डिवाइड कर दें कि आधी बिल्डिंग तुम देखो, आधी ऐसे। उन्होंने कहा ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलेगा नहीं। तो उन्होंने दोनों बेटों में से ये समझने की कोशिश की कि कोई शायद पैसे ले ले। तो उन्होंने पहले 16 करोड़, फिर 20 करोड़ एक बेटे को देकर के तुम पैसे ले लो, एक ये ले लो, पर बात नहीं बन रही थी। लेकिन इस बात न बनने से फिर रामकृष्ण के कत्ल का क्या मामला। तो अब जब पुलिस केवीजी के अंदर घुसी और तमाम स्टाफ से और तमाम केवीजी से ही खुद बात की, उसके बड़े बेटे से बात की मिस्टर चिदानंदा, तो पता चला कि जब भी
एम्पायर के बंटवारे की बात होती थी तो उस बंटवारे की मीटिंग में हमेशा रामकृष्णा जरूर मौजूद रहते थे। और उसकी वजह यह थी कि रामकृष्णा केवी जी के बहुत करीब थे, उनकी फैमिली बॉन्डिंग थी, फैमिली रिलेशन थे। रामकृष्णा के फादर और मदर वो दोनों भी टीचर हुआ करते थे और केवी जी का अपना पूरा एजुकेशन का ही इंस्टीट्यूट कॉलेज थे, तो उसकी वजह से बड़ी करीबी थी और हर इंपॉर्टेंट फैसले में, इसलिए वो पूरे केवी जी ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो हर ऐसे मुद्दों पर वो उनसे सलाह जरूर लेते थे। तो जब भी ऐसी मीटिंग होती तो रामकृष्ण हमेशा जो केवी जी की राय होती उनके तरफ होते, या फिर बंटवारा इंस्टीट्यूट का ना हो इसको लेकर जो उनके बड़े बेटे चिदानंदा की राय होती उसका भी कई बार उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस सपोर्ट की वजह से जो छोटा बेटा है रेणुका प्रसाद, उससे लगा कि रामकृष्ण जो है हमेशा मेरे बड़े भाई का सपोर्ट करता है, तो अगर ऐसा कोई बंटवारा होता है विरासत का तो रामकृष्ण उसी की तरफ जाएगा। और ये बात उसके दिल में बैठ गई और इसीलिए कई बार उसने रामकृष्ण से लड़ाई झगड़ा भी किया था, लेकिन रामकृष्ण ने उसको समझाया था क्योंकि सब फैमिली मानते थे, उन्हें मालूम नहीं था कभी ऐसा भी होगा। तो जब इस बंटवारे की लड़ाई और इस लड़ाई में रामकृष्ण का झुकाव केवी जी और उनके बड़े बेटे की तरफ एक मोटिव सामने आया कि ये मकसद हो सकता है इस कत्ल का। जब मोटिव आया, उधर फार्म हाउस में एक मीटिंग की पुख्ता जानकारी या सबूत आ गई, तब पुलिस ने कहा कि अब रेणुका प्रसाद पर हाथ डाल सकते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने एक रोज केवी जी ग्रुप के मतलब ओनर में से एक डॉक्टर रेणुका प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था रामकृष्ण के कत्ल का, उन्हीं के ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर अफसर का। कत्ल किया के बाद ये जब गिरफ्तारी हुई तो मीडिया में हंगामा मच गया, क्योंकि कर्नाटक में बहुत बड़ा नाम है केवी जी का। अब गिरफ्तार कर लिया आप, लेकिन पुलिस के सामने चैलेंज था कि एक पुख्ता चार्जशीट तैयार करें, क्योंकि बड़े आदमी के गिरबान पर तो हाथ डाल दिया, अब उसे अंजाम तक पहुंचाना है। पुलिस ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट तैयार की, मेन कॉन्स्पिरेटर आरोपी नंबर 1 रेणुका प्रसाद को माना, 2 भाड़े के हत्यारे थे जिन्होंने कत्ल किया था पैसे लेकर, और बाकी 2 और लोग थे, तो कुल 5 लोगों को इस साजिश में शामिल माना। 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अब यह मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में इसको लेकर बड़ी बहस हुई, पुलिस ने तमाम चीजें दी, लेकिन यहां इशू यह आ गया कि पुलिस के जितने भी गवाह थे वो सारे केवी जी ग्रुप के ही एम्प्लॉय थे। एक बाहर की गवाह थी और वो खुद जो डिकीज यानी जिनका कत्ल हुआ रामकृष्ण, उनकी वाइफ ममता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोर्ट में ममता ने भी रेणुका प्रसाद के खिलाफ गवाही नहीं दी। तो बाकी जो केवी जी ग्रुप के एम्प्लॉय थे वो तो हॉस्टाइल हो गए, बदल गए। उन्होंने हर चीज से मना कर दिया कि नहीं, कभी जायदाद के बंटवारे को लेकर उनका गुस्सा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। और यहां तक कि सबसे पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली बात यह थी कि खुद रामकृष्ण जिनका केस, जिनकी चार्जशीट पुलिस तैयार करी थी, जिनकी इतनी इन्वेस्टिगेशन की, उनकी वाइफ भी एक तरह से हॉस्टाइल हो गई। अब ये सारी चीजें हो गई, कोर्ट में ट्रायल के बाद जजमेंट का दिन आया और बड़ी हैरानी हुई तब जब पहली बार में लोअर कोर्ट ने तमाम दलीलों और बहस के बाद रेणुका प्रसाद समेत तमाम 5 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई चश्मदीद पुलिस पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो कि रामकृष्ण के कत्ल में कहीं भी रेणुका प्रसाद या बाकी के उसके 4 लोगों का हाथ है। और ऐसा एक भी गवाह पुलिस अदालत तक नहीं ला पाई। जितने भी अदालतों के नाम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किए थे केस में, वो सारे गवाह जो आए भी कोर्ट में, तो पुलिस के उलट उन्होंने बयान दे दिया। तो इसलिए कोई सबूत नहीं है, ये कहकर कोर्ट ने छोड़ दिया। जब छोड़ा तो हंगामा मच गया, पुलिस के ऊपर काफी उंगलियां उठी। ये भी उठा कि इतने बड़े नामचीन इंसान को पुलिस ने बेवजह उठाया, बेवजह कत्ल में फंसाया। अब पुलिस की इज्जत एक तरह से मिट्टी में मिल गई। लेकिन पुलिस को मालूम था कि नहीं, गवाह जरूर पलटे हैं, केस में दम है। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को लोअर कोर्ट के कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और कर्नाटक हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो जो सरकारी वकील थे वो एक नए नए आए थे, बड़ा जोश था उनके अंदर। उन्होंने पूरी चार्जशीट पढ़ी और उन्होंने वो पॉइंट्स निकाले जो शायद लोअर कोर्ट ने देखे नहीं, और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी पूरी एक बहस तैयार की, सारे विटनेस, सारे सबके बयान। और उस बहस को कोर्ट जब शुरू हुआ, हाई कोर्ट में बहस, तो उन्होंने सबसे पहले हॉस्टाइल विटनेस पर ही बात की और बड़े अच्छे ढंग से ये रखा कि जिस
शख्स के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है और पुलिस के जितने भी गवाह हैं वो उसी के इंस्टीट्यूशन से जहां से उनकी नौकरी चलती है, तो कोई भी अपनी नौकरी क्यों दांव पर लगाएगा सच बोलकर? इसलिए वो डर गए। हाँ, हैरत इस बात की थी कि रामकृष्णा की वाइफ ने भी अपना बयान बदल दिया। अब उनके हॉस्टाइल होने की वजह नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ गवाहों की बात नहीं है। गवाह हॉस्टाइल होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ पुख्ता सबूत है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेणुका प्रसाद के फार्म हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की गवाही थी और जो अक्यूज थे उन्होंने बयान दिया था। इसके अलावा जो भाड़े के हत्यारे थे उन्होंने फिर जो पैसे का लेन देन हुआ उसके भी प्रूफ कि ये कहाँ से आए। रेणुका प्रसाद से डायरेक्ट जो उनका सेकंड था वो और सेकंड ने थर्ड को दिया, वो चेन एस्टैब्लिश किया। तो हाईकोर्ट में इस केस को बड़े बेहतरीन ढंग से सरकारी वकील ने लड़ा। अंजाम ये हुआ कि 2016 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2016 को पूरे कर्नाटक की नज़र इस केस के फैसले पर थी, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि लोअर कोर्ट ने इतने हाई प्रोफाइल केस में हर एक को बरी कर दिया था और सबको ही लग रहा था कि चूंकि सारे सबूत वही हैं, सारे गवाह वही हैं, गवाह तो हॉस्टाइल भी हो चुके हैं, तो शायद हाईकोर्ट का फैसला भी वही होगा और कर्नाटक पुलिस की एक बार फिर भद्द पिटेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया। 5 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पैसों के ट्रांजैक्शन, फार्म हाउस की मीटिंग और उस बंटवारे को लेकर हमेशा रामकृष्णा का एक पक्ष की तरफ झुकाव, ये सारी चीज़ें सरकारी वकील ने जो कर्नाटक पुलिस की कोर्ट में साबित कर दिया। और इस साबित करने के बाद नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2016 को अपना फैसला सुनाया और इसमें इन 5 में से 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें केवीजी ग्रुप के तीसरे मालिक डॉक्टर रेणुका प्रसाद का नाम भी था। साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना रेणुका प्रसाद पर और ये कि आप रामकृष्णा की वाइफ को देंगे ये पैसे। 5वां जो है वो अरेस्ट हुआ ही नहीं था, भागा हुआ था, तो इसलिए उसके ऊपर कोई फैसला आया नहीं। तो 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई 2016 में और आज 2023 है। ये चारों अभी भी कर्नाटक में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं जेल के अंदर। 5वीं की तलाश की जा रही है। लेकिन आज भी ये पहेली है कि रामकृष्ण की वाइफ इस केस में हॉस्टाइल कैसे हो गई? क्या मजबूरियां थी, क्या वजह थी कि उन्होंने अपने पति के कातिल के खिलाफ बयान नहीं दिया? तो ये थी वो कहानी